आज के शो में FIA की कार्रवाइयों के बावजूद डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। 2021 कराची वालों के लिए पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक। घरों, दुकानों और सड़कों पर होने वारदातें पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। 350 अरब की टैक्स छूट वापस लेने के लिए मिनी बजट तैयार, कल असेंबली में पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। कल नाज़रीन 2 बिल्स पेश होंगे कौमी असेंबली में, जो असेंबली के सेशन के अंदर, और ये जो है अमेंडमेंट बिल्स हैं, इसमें कुछ टैक्स कवानीन के हवाले से और कुछ स्टेट बैंक की जो स्टेट बैंक एक्ट है उसमें अमेंडमेंट के हवाले से इसमें कुछ मामलात होंगे। स्टेट बैंक के हवाले से तो हमने बड़ा डिटेल में जुमे को प्रोग्राम भी किया था कि क्या मामलात होने जा रहे हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब कह रहे थे कि मामलात नेशनल सिक्योरिटी के हैं, खतरात हैं, लेकिन जो दूसरा अहम मसला है टैक्स के हवाले से, इस पर हुकूमती तर्जुमान का बार बार मौक़िफ़ ये आ रहा है कि इस जो भी अमेंडमेंट होगी इससे आम आदमी पर फर्क नहीं पड़ेगा। कहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा आम आदमी पे। जो सेल्स टैक्स के अगर कुछ या जो 3 अहम जिन पे सब्जेक्ट्स में चेंजेस आ रही हैं, अमेंडमेंट्स आ रही हैं, उसमें सेल्स टैक्स है, कस्टम्स है और इनकम टैक्स है। सेल्स टैक्स के भी अगर 5th शेड्यूल को देखें जिसमें बात होती है 0 रेटिंग की, तो कहा जा रहा है वो खत्म हो जाएगी। 6th शेड्यूल की बात करें जहां कुछ एग्जेम्पशंस हैं वो खत्म हो जाएंगी। उस एग्जेम्पशंस के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी शामिल है, जो उनके इनपुट्स हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा एक जो उस पर बात की जा रही है कि 8 शेड्यूल के मुताबिक कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन पर 1%, 2%, 3% या 4% टैक्स है, ये सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। तो मैं पहला सवाल ही प्रोग्राम में पूछना चाहता हूं कि क्या इससे महंगाई पर फर्क पड़ेगा या हुकूमती तर्जुमान एक बार फिर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से, माहिर तजिया निगार है माशी उमूर के। डॉक्टर साहब, क्या कल आने वाले मिनी से एग्जेम्पशंस ये खत्म होने से, टैक्स लॉज में अमेंडमेंट से आम आदमी को फर्क पड़ेगा? डॉक्टर साहब देखिए सफान साहब, 3 बड़ी चीजें हैं जब आप फाइनेंस बिल की बात करते हैं। आपने जिक्र किया कुछ 350 अरब रुपए की जो एग्जेम्पशंस दी गई थी उनको वापस लिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कोई 250 अरब के इजाफी टैक्सेस सामने आ रहे हैं। तो आप पैकेज समझ लीजिए कि तकरीबन 550-600 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो आवाम के ऊपर पड़ेगा। उसके अलावा तकरीबन 200 अरब मेरे तखमीने के मुताबिक जो तरक्याती PSDP का जो फंड है उसमें कटौती है। तो आप समझिए कि जो 350 अरब के एग्जेम्पशंस ली गई हैं वो जाहिरी बात है जो मैन्युफैक्चरर है अगर उसके एग्जेम्पशंस वापस ली जाती है तो वो खुद एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो जाहिरी बात है कि सारिफीन के ऊपर उसका जो बोझ है वो पड़ेगा। उसके बाद जो इजाफी टैक्सेस हैं, अब आप सोचिए कि रफली तकरीबन 3 करोड़ खानदान रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर 600 अरब का एक नया इजाफी बजट आ रहा है, मिनी बजट आ रहा है, तो तकरीबन 20,000 रुपया ऑन एवरेज औसतन इजाफी झटका समझ लीजिए, इजाफी बोझ समझ लीजिए हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर तकरीबन 20,000 रुपए। अच्छा, ये जो आपने लफ्ज़ हर पाकिस्तानी खानदान, सर इसी पर एक सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बार बार जो मैंने बात की उनके तर्जुमान जो मुख्तलिफ हैं वो कह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी पर नहीं, सिर्फ एलीट पाकिस्तानी पर इसका इम्पैक्ट आएगा। जो कुत्तों का फूड इंपोर्ट कराते हैं, जो बड़े बड़े पर्स ब्रांडेड रखते हैं, गाड़ियां रखते हैं बड़ी, उन पर इम्पैक्ट आएगा, हर पाकिस्तानी को कहते हैं नहीं आएगा। तो ये हर पाकिस्तानी पर आएगा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, या ये हुकूमत सही कह रही है कि नहीं आएगा? जी, दोनों रुख देख लें। मैं समझता हूँ कि जो सोने के ऊपर इजाफी टैक्स आएगा, जो लग्जरी कारों के ऊपर आएगा, वो जाहिर बात है कि उनके जो खरीदने वाले हैं वो शायद अमीर तबकात हैं। लेकिन दालें जो हैं वो तो अब अमीर तबकात नहीं, वो तो सारा पाकिस्तान खाता है। तो दालों की कीमतें बढ़ेंगी, किताबों की कीमतें बढ़ेंगी, लैपटॉप्स की कीमतें बढ़ेंगी, अंडे की कीमतें अंडों की कीमत बढ़ेगी, सब्जियां, सोलर पैनल, इंटरनेट का जो टाइम है। अब अगर आप ये कहें कि जो पाकिस्तानी दालें नहीं खाता, किताबें नहीं खरीदता, लैपटॉप नहीं खरीदता, अंडे नहीं खरीदता, सब्जियां नहीं खरीदता, इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता, सोलर पैनल से कोई ताल्लुक, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हो। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर पाकिस्तानी पर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कौन दाल इस्तेमाल नहीं करेगा, कौन अंडा नहीं खाएगा, या फिर अगर हुकूमत ये कहना शुरू कर दे, जैसे इनके वज़रा कहते थे कि अंडा कम इस्तेमाल करें, जैसे पहले कहा जी चीनी कम कर दें, गंदम कम कर दें, ये मशवरे ना आना शुरू हो जाए, तो मतलब मजमूई तौर पर एक और महंगाई का तूफान, सुनामी, सैलाब जो भी कहें,
वो बड़ा खतरनाक किस्म का आने वाला है, क्योंकि वैसे ही लोगों की इनकम डिटोरिएट हो चुकी है, पहले ही महंगाई का, डिवैल्यूएशन का सारा इंपैक्ट पड़ चुका है, तो एक और तूफान महंगाई का आपको नजर आ रहा है आता हुआ? जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और इसमें सिर्फ ये वाले आइटम्स नहीं हैं मिनी बजट के या फाइनेंस बिल के जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब इसमें जो 4 रुपए इजाफी पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्स आ रहा है। अब हम तकरीबन 20 बिलियन लीटर इस्तेमाल करते हैं सालाना पेट्रोल और डीजल। अगर 4 रुपए महाना बढ़ रहा है तो आप समझिए कि 80 अरब रुपए का इजाफी वो बोझ आ रहा है, और हर महीने आ रहा है, और अगले महीने वो 160 अरब का बन जाएगा, उससे अगले महीने ये 240 अरब का बन जाएगा, और तकरीबन 310 अरब का इजाफी इकट्ठा करना है सिर्फ पेट्रोल और डीजल की मद में, जो IMF से मुआहदा किया गया है। फिर आप देख रहे हैं जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, 4 रुपए 75 पैसे अभी कुछ दिन पहले बढ़ाई है। उसकी मद में जो ओरिजिनल एग्रीमेंट IMF के साथ किया गया था, उसमें तकरीबन 910 अरब रुपया इजाफी बिजली की बिलों की मद में इकट्ठा करना है। तो 3 नतीजे जो कंसिक्वेंसेस हैं इन सारे एक्शंस के, वो तीनों ये हैं कि महंगाई, मजीद महंगाई, और उससे भी ज्यादा महंगाई। अच्छा, और डॉक्टर साहब, क्या हुकूमत ये मंजूर करा सकेगी, और कराने के लिए क्या आपको लगता है किन हथकंडों का इस्तेमाल होगा? मुमकिन है कि करा लेगी, और कितना आसान होगा ये टारगेट? जी, अब ये आप सियासी रुख की तरफ इशारा कर रहे हैं, माशी रुख हमने डिस्कस कर दिया, सियासी रुख भी सैफान साहब बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। और जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब मेरे पास नहीं है कि क्या हुकूमत ताकतवर हल्कों की मदद के बगैर जो है वो ये फाइनेंस बिल जो है वो एक्सेप्ट करवा लेगी, पास करवा लेगी, क्योंकि IMF ने क्लियरली हुकूमत को कह दिया है कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से काम नहीं चलेगा। वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल बैकिंग जो है पूरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट की, या मेजॉरिटी जो उसमें से पार्लियामेंट की है, वो बैकिंग इस बिल को दी जाए। जो IMF कह रही है, या IMF के साथ जो हुकूमत पाकिस्तान मुआहदे कर रही है, उसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग होना जरूरी है। तो अवाम भी बड़ी मुश्किल में पड़ेगी और हुकूमत भी मुश्किल में पड़ेगी। अगर हुकूमत फाइनेंस बिल पास नहीं करवा पाती तो फिर सोचिए कि इसका इशारा ये होगा कि हुकूमत के ऊपर जो एतमाद है पार्लियामेंट का वो नहीं रहा, तो उनको दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। तो ये सियासी और माशी दोनों रुख जो हैं वो मुझे लग रहा है कि बड़े खतरनाक है। तो खतरनाक है, यानी इस हद तक हो सकते हैं कि खुदा न खास्ता हुकूमत की अपनी स्टेबिलिटी, वैसे ही आप अगर देख रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हमने देखा है मार्केट्स गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं, सिग्नल्स हैं, स्टेट बैंक के सिग्नल्स हैं, उसको ऑलरेडी सीरियस नहीं ले रही थी, और ऐसे वक्त में ये बिल, ये डेडलाइंस 12 जनवरी की, और अगर ये नहीं होता तो फिर बड़ा एक, आपको लगता है कि सिचुएशन खराब हो सकती है। लेकिन वही बात, क्या ताकतवर हल्के सपोर्ट करेंगे इस महंगाई के तूफान और सैलाब को, जिसके बलबूते पे हम तवक्को रखते हैं कि पास होगा, आपको लगता है इन हालात में? सब इस सवाल का तो आपको भी शायद उतना ही पता है जितना मुझे पता हो, लेकिन देखिए अगर ये पास नहीं हो पाता जी, तो भी बहुत खतरनाक मामला हैं। अच्छा, क्योंकि तकरीबन 14 अरब डॉलर के कर्जाजात वापस होने हैं अगले 12 महीनों के अंदर, और इतने ही तकरीबन 14 या 15 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट का खसारा आ रहा है। तो आप समझिए कि 30 अरब डॉलर की जरूरत है हुकूमत पाकिस्तान को जस्ट टू स्टे फ्लोट, ताकि हुकूमती कारोबार चलता रहे अगले 12 महीनों के अंदर। अब IMF के पैकेज में अगर जाते हैं तो फिर ये अवाम, मेरा खदशा है कि उनके ऊपर इतना ज्यादा बोझ हो जाएगा कि खुदा ना खास्ता वो सड़कों पे ना निकल आए। और अगर हम नहीं जाते और फाइनेंस बिल पास नहीं हो पाता, तो एक तो वो सियासी रुख है कि हुकूमत बचती है या नहीं बचती, और दूसरा वो है कि ये अगले 12 महीनों में जो हमने 30 अरब डॉलर की पेमेंट कर रही है वो कहाँ से निकलेगी। सही, और महंगाई का तूफान आना है, डॉक्टर फरूख सिंह साहब का तज़िया है उसके मुताबिक। आप डॉक्टर साहब, मैं लास्टली सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, रिपीट के एडिशनल जो बर्डन है ना 20,000 रुपये का देख रहे हैं पर फैमिली, अगर मिनी बजट जो कल आप देख रहे हैं, आपने जो कैलकुलेट किया? जी, 20,000 रुपया सिर्फ उस चीज का बजट है, वो जो 350 अरब की टैक्स की एग्जम्पशन है, और 250 अरब का जो इजाफी टैक्स सामने आ रहा है। इसमें जो बिजली की मद में इजाफी बोझ है वो शामिल नहीं किया गया। इसमें जो पेट्रोल और डीजल की मद में जो इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है वो शामिल नहीं किया गया। अगर ये सब कुछ शामिल कर लें तो फिर तो वो कोई तकरीबन 2,000 अरब का इजाफी बोझ जो है वो पाकिस्तानियों पे आने वाला है।
2000 अरब का इजाफी बोझ है। डॉक्टर फरसूरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। कल मिनी बजट नाज़रीन आना है। मिनी बजट कह लें जो एग्जाम ख़त्म होना है सेल्स टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से, कस्टम्स के हवाले से। इसके अलावा स्टेट बैंक अमेंडमेंट बिल आना है, असेंबली में पेश होने की बात की जा रही है कल के दिन। तो बड़ा अहम दिन है और हुकूमत के लिए इंतहाई अहम चैलेंज होगा कि 12 जनवरी से कबल, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, इस डेडलाइन को पूरा कर सके ताकि IMF के साथ जो छठा रिव्यू है उसकी डेडलाइन मीट हो सके। ये प्रायर कंडीशंस हैं जिनको हम मीट कर सकें। लेकिन इसके बाद एक महंगाई का तूफान, एक सैलाब आना है और जितना इंपैक्ट है वो हमने डिस्कस किया। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और अहम मामला है डिवैल्यूएशन का। एक्सचेंज कंपनी साथ होंगी, FIA ने कुछ कार्रवाई की है, कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हमने FIA से हासिल की हैं। आखिर उन कार्रवाइयों से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा ओपन मार्केट में या इंटर बैंक में डॉलर के रेट के ऊपर, क्यों नहीं पड़ रहा फर्क, उड़ान क्यों जारी है? उठाएंगे ये सवाल इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और आज बेनकाब में नाज़रीन एक और अहम मौजू जिस पर हम आएंगे वो मौजू है डॉलर से मुताल्लिक। हमने देखा ओपन मार्केट में डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि FIA की कार्रवाई और हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहने के बावजूद कि ये सब कुछ स्पेकुलेटर्स कर रहे हैं, यहाँ तक कि शौकत तरीन साहब ने वार्निंग दी कि अब यहाँ से 10 रुपये नीचे आएगा, स्टॉक मार्केट में खड़े होकर वार्निंग दी तो स्पेकुलेटर्स बाहर आ जाएं इससे। इसके बावजूद भी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी रही। हमने FIA के जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स देखे, जो FIA ने कार्रवाइयां की अगस्त 25 से लेकर नवंबर 30 तक, उन स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो तकरीबन FIA ने 200 से ज्यादा FIR दर्ज करी उन लोगों के खिलाफ जो कि गैर कानूनी तौर पर एक्सचेंज के बिजनेस में मुलव्विस थे या करेंसी बिजनेस में मुलव्विस थे। इसी तरह से FIA ने कहा कि तकरीबन 70 से ज्यादा इंक्वायरीज 2 फेजेस में, पहला फेज जो कि अफगानिस्तान के बाद जो मामला वहां पर हुए उससे लेकर 25 अगस्त के बाद था, दूसरा फेज दिसंबर में 1 दिसंबर तक था। 1 दिसंबर से इसका आगाज हुआ तो 2 फेजों के दौरान तकरीबन 70 से ज्यादा इंक्वायरीज हुई, 200 से ज्यादा FIRs हुई और तकरीबन जो अरेस्ट की तादाद है वो FIA बताती है कि 250 की तादाद है, जिसमें पहले फेज के अंदर तकरीबन 107 और दूसरे फेज में 158 अफराद को गिरफ्तार FIA की तरफ से किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद डॉलर पर इस वक्त ना FIA ना स्टेट बैंक कोई भी कंट्रोल नहीं कर सका। ये वजह आखिरकार क्या है? FIA का वैसे काम भी नहीं है डॉलर कंट्रोल करना, लेकिन FIA क्यों इस काम में आ गया और क्या इस काम से कोई फायदा हुआ? कौन है ये लोग जिनको पकड़ा जा रहा है? ये सवाल भी उठाएंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि तकरीबन FIA के जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक 1.3 अरब रुपए का कैश इन्होंने सीज किया है उन लोगों से जो कि गैर कानूनी बिजनेस करते हैं। इंटरेस्टिंगली इस इंक्वायरी के अंदर FIA ने 5 A कैटेगरी एक्सचेंज फर्म्स और तकरीबन 29 से करीब B कैटेगरी एक्सचेंज फर्म्स के रिकॉर्ड्स को भी स्क्रूटनाइज किया। कहा गया कि तकरीबन 10,000 ट्रांजैक्शंस उनकी स्क्रूटनाइज हुई और उन स्क्रूटनाइज करने के बाद उनके अंदर भी कुछ बेकायदगियां पाई गई, जिसके बाद तकरीबन 7 FIRs लॉन्च की गई उन एक्सचेंज कंपनीज, उन B कैटेगरी एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ और 11 इंक्वायरीज स्टार्ट की गई। तो ये काम कुछ रजिस्टर और लीगल बिजनेस के खिलाफ भी हुआ। मेरे साथ जफर पराजा साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कि इस वक्त एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है। मेरे साथ जफर पराजा साहब बहुत वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइए पराजा साहब कि आपका मैंने बयान पढ़ा, आपने कहा कि हुकूमत सीरियस नहीं है, आप ऐसा क्यों समझते हैं? एक तरफ FIA लगा हुआ है, एक तरफ स्टेट बैंक के मेजर्स हैं, शौकत तरीन साहब के बयानात हैं, फिर भी आपको लगता है हुकूमत ही सीरियस नहीं है डॉलर को लेकर? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए सर, बात यह है जहाँ तक ये जो आपने फरमाया कि स्टेट बैंक, FIA और हुकूमत लगी हुई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट बैंक तो बहुत सीरियस है और विजिलेंट है जी। अगर हम उनके इक़दाम देखें तो उन्होंने एक तो जो आपका इंपोर्ट पे करेंसी जो कैश मार्जिन था वो बढ़ा दिया, दूसरा उन्होंने जो आपकी बैंकों की जो कैश होल्डिंग थी उसको कम कर दिया 1%, ताकि डॉलर के ऊपर दबाव कम हो और जो बैंक है वो अपना ऑफलोड कर सकें फॉरेन एक्सचेंज। फिर उसके साथ साथ ये FIA का ऑपरेशन भी चल रहा है। तो मैंने जो ये कहा कि ये हुकूमत सीरियस नजर नहीं आती, उसकी वजह यह है कि इन तमाम इक़दाम के बावजूद भी डॉलर का रेट इंटर बैंक में ऊपर जा रहा है जी। जो भी है ना बैरोमीटर, वो इंटर बैंक है, डॉलर ऊपर आने में नीचे जाने में। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ अगर हम देखें तो उनकी तरफ कोई परेशानी नहीं है गवर्नमेंट के कैंप में डॉलर को बढ़ने से या कम होने से। खाली बयान दे देना कि जी 8 रुपए कम हो जाएगा, 10 रुपए कम हो जाएगा, तो कोई ठोस इक़दाम हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आ रहे। जैसे जैसे ऑपरेशन हुआ FIA का इलीगल के खिलाफ, वो अच्छी बात है, होना चाहिए अगर वो गलत काम कर रहा है।
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट मजीद डेवलप हो रही है और ग्रो हो रही है। इस वक्त जो एक्सचेंज कंपनीज डॉलर बेच रही है वो तकरीबन 181 में बेच रही है, 181 रुपए में। और जो अब ग्रे मार्केट जो नई डेवलप हो गई है उसमें आज 160, 86, 87, 88 तक काम हो रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर में 192 और अफगानिस्तान में 195। तो इसलिए मैंने ये बात कही है कि हुकूमत आप ये कह रहे हैं कि जो एफआईए की कार्रवाई हो रही है, एफआईए ने 200 से ज्यादा एफआईआर कर दी, इतने लोग अरेस्ट कर दिए, 250 से ज्यादा, इनके बावजूद ग्रे मार्केट बढ़ रही है बजाय कम होने के। ऐसा क्यों है? लोग क्या इस तरफ ज्यादा इंसेंटिव है जो लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान के हालात की वजह है? क्या वजह है? और एफआईए का काम इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा? स्टेट बैंक भी इफेक्टिव नहीं है, कोई भी इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा। लेकिन जनाब बात ये एफआईए तो अपना काम ठीक कर रहा है, ठीक है जी। अब जो लोग जो है ना, क्योंकि हम इस वक्त डॉलर का रेट ऑफर कर रहे हैं लीगल चैनल के जो एक्सचेंज वाले 180 रुपए, और जो ग्रे मार्केट में है वो ऑफर कर रहे हैं 186। सही। तो फिर लोग हमारे पास क्यों आएंगे? सही। अच्छा, फिर एक और बात है, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो जो ग्रे मार्केट है वो बैंकिंग चैनल, ऑफिशियल चैनल से वहां रेट कम होता है। यानी कि जो इलीगल पैसा है, चाहे टैक्स चोरी का हो, स्मगलिंग का हो, करप्शन का हो, उसको सिस्टम में लाना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब हो रहा है कि जो हमारा सिस्टम का पैसा है वो निकल के ग्रे मार्केट में जा रहा है, इलीगल मार्केट में, क्योंकि वहां रेट ज्यादा है और आसानी के साथ लोगों को डॉलर मिल रहे हैं। तो हमको, हुकूमत को कोई ऐसा काम करना है, हमने तो बहुत तजावीज दी है। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, ये एक बात बताइएगा कि आप कह रहे हैं ना कि ग्रे एरिया है, यहाँ पर एफआईए कह रहा है कि उन्होंने 29 बी कैटेगरी और 5 ए कैटेगरी जो फर्म्स हैं एक्सचेंज की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई, यानी उनके रिकॉर्ड्स भी उन्होंने जिस पर चेक किए हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस देखी हैं 10,000, उनको चेक करके फिर तकरीबन 6-7 एफआईआर हैं और 10-12 के करीब इंक्वायरी स्टार्ट की है। तो ये काम क्या लीगल चैनल्स के थ्रू भी हो रहा है जफर साहब? सर देखिए, हमारे मालूमात के मुताबिक तो लीगल चैनल से ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। ये तो एक तरफ की बात है ना कि अभी एफआईआर हो गई, अब तो केसेस कोर्ट में चलेंगे तो पता लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमारी जो एजेंसीज हैं उनको भी क्लैरिटी नहीं है चीजों में कि हमारी ट्रांजैक्शंस के मुतालिक, क्योंकि हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं या जो एफआईए जो इंक्वायरियां चला रही है वो टोटल हमारी रिपोर्टिंग के ऊपर है। हम स्टेट बैंक को रिपोर्ट करते हैं, हम सीटीआर रिपोर्ट करते हैं, हम एफयू को सस्पिशियस रिपोर्ट करते हैं, हम पैप रिपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, हम लोग उनके कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कस्टमर की इनहांस ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो एफआईए जो भी काम कर रहा है ना लीगल एक्सचेंज के खिलाफ, जो हमने रिपोर्टिंग की है उसकी जो हमने मालूमात दी है उसी मालूमात के ऊपर एफआईए कर रहा है। तो वो तो सारी की सारी लीगल ट्रांजैक्शंस है। उससे क्या हो रहा है, सिर्फ हमारी इंक्वायरी नहीं कर रहा, हमसे जिन्होंने ट्रांजैक्शंस किए हैं, डॉलर खरीदे हैं, बेचे हैं या बाहर रेमिट किया, उनकी भी इंक्वायरी कर रहा है। अच्छा, मतलब आप ही की, अगर जवाब साहब, क्योंकि वही कह रहा था, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप ही की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर एफआईए काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये बताएं कि वजह क्या है कि तमाम मेजर्स के बावजूद क्या मार्केट इसलिए नहीं समझ रही, वो समझ रही है कि इन्होंने मुआहदा किया हुआ आईएमएफ से, इन्हें बढ़ाना ही है डॉलर, इस वजह से कोई सीरियस नहीं ले रहा, या वजह कुछ और है जफर साहब? कोई सीरियस लेवल के ऊपर इस पर सट्टा खेला जा रहा है? मेरा मतलब ये नहीं कि कोई होल्डर्स खेल रहे हैं, जो होल्डर्स हैं बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो इसका गेम कर रहे हैं, उसमें बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल भी शायद मुबैना तौर पर मुलव्वस हों, और ये पूरा एक गेम खेला जा रहा है, इसके जरिए पैसे बनाए जा रहे हैं जो इशारे में मिले भी हैं कुछ स्टेटमेंट से। आपको ऐसा लगता है? क्या बात है? सर देखिए, बात यह है, हमारे जितने भी फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं जी, वो जो हमें बताए गए हैं वो तो बेहतरीन है। उसके मुताबिक तो डॉलर का रेट जो मौजूदा है वो होना ही नहीं चाहिए, 160-65 से डॉलर का रेट पर नहीं होना चाहिए। ऑल टाइम हाई है, हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो ऑल टाइम हाई है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज ठीक है जी, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है। और जहां तक बात है कि ये सट्टे की या ये जो स्पेकुलेटर्स की, पहले इन्होंने कहा कि एक्सचेंज कंपनीज इस काम में इन्वॉल्व है, लेकिन कैटेगोरिकली उस बात को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब और हमारे गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने कहा कि इसके अंदर बैंक्स इन्वॉल्व है और बैंकों ने हमको ब्लैकमेल किया, क्योंकि
उन्होंने ये भी कहा कि एक्सचेंज कंपनीज जो हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्पेकुलेशन कर सकें या आम पब्लिक स्पेकुलेशन मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि एफआईए फिर आप लोगों के पीछे क्यों लगा हुआ है? ये तो फिर बैंक्स अगर कर रहे हैं, लेकिन आई हैव टू वाइंड दिस अप सेगमेंट को यहीं पे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जफर साहब, आपसे इंशाल्लाह और भी बात होती रहेगी डॉलर के सिलसिले में। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और बड़ी अहम और खतरनाक खबर ये है जिसे शायद कराची का हर शहरी जानता है, वो ये कि इस शहर में जीना इस साल और मुश्किल हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी के लिहाज से। इस ब्रेक के बाद तफसीलात आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन, कुछ दिन कबल हमने आपके सामने एक प्रोग्राम में स्टोरी ब्रेक की थी और बताया था किस तरीके से एक 4 साल की मासूम बच्ची कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम का निशाना इस तरीके से बनी कि ना वो उस जगह पर मौजूद थी जिस जगह पर एग्जैक्टली क्राइम हो रहा था, यानी मार्ट में क्राइम हुआ, मंजिल पंप के ऊपर कराची में, और मार्ट पे जो क्राइम हो रहा था, मार्ट के अंदर 6 डकैत और गार्ड के दरमियान फायरिंग हुई और वो बच्ची मार्ट के बाहर थी और उसको गोली लगी और बच्ची इससे जहां भाग हो गई। 4 साल की मासूम बच्ची, कई घंटे तक उसकी मैयत अस्पताल में इसलिए पड़ी रही कि वहां पर लेडी एमएलओ मौजूद नहीं थी। अब कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 2-2 टीम्स बन गई हैं, लेकिन जिसकी जान जानी है वो चली गई। इसी तरह से इस शहर में तकरीबन 500 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं सिर्फ साल 2021 में। जरा एक लम्हे को आप महसूस करें कि कितने लोग इस वजह से इस पर जांबाक हो गए कि वो अपना मोबाइल फोन देते हुए रेजिस्ट भी नहीं कर रहे थे, उनको गोली लगी, क्योंकि जो छीनने वाला था वो नशे का आदी था, उसको ये पता ही नहीं था, वो ना होश में था, ना उसको ये पता था कि किसी की जान जा रही है, मेरे इस अमल से उसका नुकसान क्या होगा। चंद हजार रुपए के मोबाइल फोन या चंद लाख की गाड़ी या चंद हजार रुपए की मोटरसाइकिल के लिए उसने उसकी जान ले ली। इस तरह के तकरीबन 500 से ज्यादा वाकयात, 500 से ज्यादा वारदातें हुई। और फिर इसके अलावा जो वारदातें हुई, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ दिन कबल हमने कोरंगी में एक वाकया देखा जहां पर एक शख्स बस से उतरता है अपनी नौकरी से वापस आते हुए, और वो इसलिए जाबाक हो जाता है कि पुलिस एहलकार डकैतों पर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं। डकैत को तो एक भी गोली नहीं लगती, 2 डकैत होते हैं और वो बाइक पे फरार हो जाते हैं, लेकिन एक शख्स जो वहां से उतरता है बस के ऊपर, वो उस पर गोली लगने से जहां भाग हो जाता है। पुलिस कहती है एक डकैत हमने पकड़ा भी है जख्मी हालत में, लेकिन एक जान चली जाती है, एक मासूम निहत्ते शहरी की जान चली जाती है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह 4 साल की बच्ची की जान चली गई। बाद में जितनी कमिटीज बन जाएं, जितनी इंक्वायरीज हो जाएं, सिर्फ वो इस पर आप कहा जाए तो आई वॉश ही है, क्योंकि जिसकी जान जानी है वो चली गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता शहर में जो लॉलेसनेस है और जो गैर कानूनी जिस तरह से मामलात हो गए हैं, इसमें रहना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ दिन कबल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि पुलिस ने कहा था कि तकरीबन 500 ड्रग पेडलर्स हैं इस वक्त शहर कराची में। बहुत बार पुलिस चीफ ये कह चुके हैं कि कराची शहर में जो स्ट्रीट क्राइम है उसकी बड़ी वजह ड्रग माफिया है। जो लोग नशा करते हैं वही लोग इस काम में मुलव्वस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई जिसका अमली नतीजा हमें नजर आया हो, ना स्ट्रीट क्राइम से खिलाफ कोई अमली कार्रवाई हुई है। लगता है इस शहर के अंदर पुलिस अगर है तो सिर्फ नाम की है। इसी तरह से रेंजर्स का खौफ वो किधर चला गया है, ये भी एक सवालिया निशान है। कुछ स्टैटिस्टिक्स जो जनवरी से लेकर नवंबर तक के हमने इस पर फॉर्मुलेट किए, हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल किए, उसके मुताबिक तो सिर्फ रिपोर्टेड क्राइम कराची शहर में 71,000, 70,000 से ज्यादा रिपोर्टेड क्राइम रिपोर्ट इस शहर में हुआ है। इसमें मुख्तलिफ वारदातें शामिल हैं, इसके अंदर मोबाइल फोन छीनने की वारदात शामिल है, इसके अंदर बाइक छीनने की वारदात शामिल है, बाइक की चोरी की वारदातें शामिल है, गाड़ी छीनना चोरी होना शामिल है। इसके अलावा इसमें भत्ताखोरी एक बार फिर कराची में देखी गई है, अगवा बराए तावान की वारदातें शामिल है। सिर्फ एक कंपैरिजन अगर आपको साल 2020 से 2021 के दरमियान करें तो आपको अंदाजा होगा कि कराची शहर में रहना और कितना दुश्वार हो गया। अगर देखा जाए तो साल 2020 में जहां तकरीबन 20,000 मोबाइल फोन छीने थे, साल 2021 के नवंबर तक तकरीबन 24,000 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने जा चुके हैं। ये वो है जो रिपोर्टेड क्राइम है। इसके अलावा गाड़ियों की तकरीबन 1,560 छीनने की वारदातें साल 2020 में हुई थी, तो साल 2021 के अंदर यह तादाद 2,060 यानी साल 2000 से बढ़ चुकी है। नवंबर तक के स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रख रहे हैं। इसी तरीके से अगर बाइक्स छीनने की जो वारदातें होती हैं, जो सब में ज्यादा जिसे कहा जाए कि द मोस्ट रिपोर्टेड क्राइम अगर कहा जा रहा है तो वो मोटरसाइकिल को, खड़ी हुई मोटरसाइकिल को चोरी करना है। पिछले साल तकरीबन 35,000 लोगों से उनकी सवारी इस तरह से छीन ली गई और इस साल ये तादाद नवंबर तक 50,000 तक पहुंच चुकी है। 50,000 के करीब लोग अपनी सवारियों से, जो एक आम आदमी की सवारी है, उससे महरूम कर दिए गए। अगर लगभग इन तमाम चीजों की मालियत देखी जाए तो ये तकरीबन 3 अरब 16 करोड़ रुपए मालियत बनती है, जो जनवरी से नवंबर तक रिपोर्टेड क्राइम है, जो लोगों से, शहरियों से तमाम छीना चपटी हुई है। आखिरकार कब तक इस शहर में ये मामला चलते रहेंगे?
आखिर कब तक हम ये सवालात उठाते रहेंगे? कत्ल भी यहाँ पर पिछले साल 500 हुए थे, इस दफ़ा 541 हुए। शहर कराची में जो एक कहा जाता है कि माशी हब है, टैक्स रेवेन्यूज़ के हवाले से सब में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रीट क्राइम्स एक लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं। सारे शहरी तवक्को रखते हैं कि तमाम इदारे इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी के इदारे इस मसले को सीरियसली टैकल करने के लिए इसका नोटिस लेंगे, लेकिन आखिरकार कब लेंगे? जब ऐसी 4 साल की मासूम कलियां और या 4 साल के बच्चे या बच्चियां हलाक होंगे, जब और नोटिस होंगे, इस तरह की और जाने जाएंगी जब नोटिस होंगे, या इस तरह की और वारदातें होती रहेंगी तो ऐसे तब जाके नोटिस होंगे। तकरीबन शहर कराची में 3000 से जायद सिर्फ डकैतियां कहा गया कि इस साल में रिपोर्ट हुई। ये घरों के अंदर लूटमार का सिलसिला अलग जारी है, मोटरसाइकिल्स को छीनने का अलग सिलसिला जारी है, सड़क पर चलते हुए मोबाइल फोन छीनने का सिलसिला अलग जारी है। तो इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर ओवरऑल एक सवालिया निशान बन चुका है। इस उम्मीद के साथ कि ये जो स्टैटिस्टिक्स रखे हैं हम इस पर कोशिश करते हैं, लेकिन डिटेल में आइंदा आपके सामने प्रोग्राम भी रखेंगे, इसके मुख्तलिफ पहलुओं से इस पर तज्जिया भी लेंगे कि आखिरकार CPLC क्या कर रहा है, आखिरकार पुलिस क्या कर रही है। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स सामने रखने के लिए आपके सामने इस सेगमेंट में आए और तमाम स्टैटिस्टिक्स रखे, इस उम्मीद के साथ कि इस पर एक्शन हो। आपके सामने आज 3 अहम स्टोरीज रखी। कल मिनी बजट पेश होने जा रहे हैं, डॉलर की ऊंची, उस पर जो FIA की कार्रवाइयां और साथ साथ स्ट्रीट क्राइम्स के लेटेस्ट नंबर्स। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।